मॉर्निंग ऑल। कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी की एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को एक्सप्लोर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन प्रोसीड्यूर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ एक इंस्टेंस और यानी कि एक एग्जांपल ले चुका हूँ। ये एग्जांपल है लिनोलेइक एसिड का। लिनोलेइक एसिड एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके साथ ये एक एसेंशियल फैटी एसिड भी है, यानी कि इस फैटी एसिड को ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर जा सकता। इसको बाहर से डाइटरी सोर्स के द्वारा हमको इनटेक करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये लिनोलेइक एसिड में ये कार्बोक्सिल एंड होता है, तो इसमें से नंबरिंग शुरू होता है कार्बन का 1 2 3 4 करके। आप देख सकते हैं कि 9th कार्बन और 12th कार्बन में 9th कार्बन और 12th कार्बन में 2 डबल बॉन्ड है। इसलिए यहाँ पे C18 का मतलब है ये टोटल 18 चेन का एक फैटी एसिड होता है। डेल्टा 9, 12 इसका मतलब है 9th और 12th पोजीशन में एक एक करके डबल बॉन्ड है। तो इसका बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? इसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। बेसिकली ये लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा होता है। तो रेगुलर बीटा ऑक्सीडेशन जब स्टार्ट होगा तो जब हम फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हम सैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हम लोग जानते हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि एक साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में चारों एंजाइम काम करता है। उसको हम ओ हॉट सिस्टम भी कह सकते हैं। ओ हॉट सिस्टम का मतलब क्या है? ओ हॉट सिस्टम का मतलब हम आपको समझते हैं। देखिए, ओ यानी कि ऑक्सीडेशन होता है पहले, उसके बाद हाइड्रेशन होता है, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन होता है, और लास्ट में एक थायोलाइसिस होता है हाइड्रोलिसिस की तरह। हाइड्रोलिसिस में OH बॉन्ड अटैक करता है और इसमें एक SH ग्रुप यानी कि सल्फाहाइड्रिल ग्रुप का जो सल्फर का जो लोन पेयर होता है यहाँ अटैक करता है। तो एक बीटा ऑक्सीडेशन का जो साइकिल होता है, उस साइकिल से हमें कुछ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस मिलते हैं। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस का मतलब ये जो NADH FADH2 और एक एसिटाइल कोए यानी कि 2 कार्बन का फ्रैगमेंट भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टार्ट होगा ये बीटा ऑक्सीडेशन। जब स्टार्ट होगा तो यहाँ से 2 कार्बन निकलेगा एसिटाइल कोए की हिसाब से, और 2 कार्बन शॉर्टर एक फैटी एसिड कोए भी हमको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फैटी एसिड कोए जब हमको मिला तो यहाँ का जो रिलेटिव डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है, ये जो 2 डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है ये भी चेंज हो गया, क्योंकि पहली बार 18 कार्बन में डबल बॉन्ड का पोजीशन था 9th और 12th में, और 2 कार्बन शॉर्ट होने की वजह से इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन 7th और 10th में आ गया। उसके बाद फिर ओ हॉट सिस्टम काम करेगा। ओ हॉट सिस्टम काम करने से हमें 2 रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स यानी कि एक FADH2 और एक NADH मिलेगा, और एक 2 कार्बन का फ्रैगमेंट मिलेगा एसिटाइल कोए। इसके बाद 14 कार्बन हो जाएगा। उसके बाद फिर एक ओ हॉट सिस्टम काम करेगा। उसी हिसाब से हमें 2 कार्बन शॉर्टर एक फैटी एसिड कोए मिल जाएगा। इसके बाद कहानी शुरू होता है। देखिए यहाँ आपको क्या मिला है, या देखिए ये हम बीटा ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आपको कि यहाँ 3 नंबर कार्बन पर यानी कि बीटा कार्बन पर एक डबल बॉन्ड आ चुका है। तो ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, और ध्यान से देखिएगा तो ये आपको सिस फॉर्म में डबल बॉन्ड मिल रहा है, ये सिस फॉर्म में है। तो इस कंपाउंड के ऊपर बीटा ऑक्सीडेशन का रेगुलर जो बीटा ऑक्सीडेशन जो सिस्टम है यानी कि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो काम नहीं कर सकेंगे। तो पहली बार इसका यहाँ एक दूसरा एंजाइम लगेगा। ये दूसरा एंजाइम क्या है? ये दूसरा एंजाइम है del 3 del 2 इनोइल कोए आइसोमरेज। इसको हम इनोइल कोए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक फैटी एसिड कोए है, और इसके कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने पर हम फैटी एसिड को इनोइल कोए भी इनोइल एसिड भी बोल सकते हैं। तो ये इनोइल कोए में क्या होगा, एक अलग से एंजाइम काम करेगा जो बीटा ऑक्सीडेशन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड को जो हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एंजाइम नहीं लगेगा। वैसा ही एक एंजाइम है
del 3 del 2 इनोइल कोए आइसोमरेज। ये आइसोमरेज क्या काम करेगा देखिए, ये आइसोमरेज का दो काम है। एक तो ये जो सिस फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड है इसको ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और दूसरा कि ये एक आइसोमरेज है तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पोजीशन ये शिफ्ट कर सकता है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये 3 नंबर कार्बन में एक डबल बॉन्ड था, उसको ये शिफ्ट करके दूसरे कार्बन में ले आया। ठीक है, तो ये आइसोमरेज क्या किया, del 3 del 2 इनोइल कोए आइसोमरेज इस एंजाइम के एक्शन पर ये जो हमारे पास जो इनोइल कोए था इसका रिलेटिव डबल बॉन्ड का जो पोजीशन था 3 से 2 आ गया, और ये सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्टेड हो गया। अब ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होने पर इसके ऊपर हाइड्रेटेज एंजाइम यानी कि ओहर सिस्टम के जो दूसरा एंजाइम है हाइड्रेटेज एंजाइम ये एक्शन कर सकता है। तो इसलिए हम ये दिखा है कि इसके ऊपर पहले वाला जो एंजाइम जो रेगुलर बीटा ऑक्सीडेशन का जो पहला एंजाइम होता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है इनोइल कोए के हिसाब से। तो ये इनोइल कोए के ऊपर क्या काम करेगा, हॉट सिस्टम काम करेगा। हॉट सिस्टम का मतलब है हाइड्रेटेज एंजाइम काज करेगा उसके ऊपर, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन होगा और फिर से एक थायोलेज एंजाइम आकर थायोलाइसिस करेगा। तो इसलिए हम यहाँ एक ही रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस मिलेगा NADH के फॉर्म पर, और एक 2 कार्बन का एसिटाइल कोए फ्रेगमेंट भी मिल जाएगा। उसके बाद हमें 2 कार्बन शॉर्टर फैटी एसिड कोई मिल जाएगा। अब देख सकते हैं कि 12 कार्बन से हमें 10 कार्बन मिल जाता है। उसके बाद क्या होगा देखिए, ओके थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 10 कार्बन से और एक बार बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। तो पहले बीटा ऑक्सीडेशन का जो पहला स्टेप है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा, तो 2 और 3 कार्बन के भीतर एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा, एक इनोइल कार्बन मिल जाएगा और एक FADH2 भी मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब इसके ऊपर हाइड्रेटेज एंजाइम काम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि आप 2 और 4 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ का जो 3 नंबर कार्बन पे आप हाइड्रेटेज एंजाइम को काम करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 और 4 दो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड हो गया है, 2 के बाद 4। तो ये जो 2,4 डाइनोइल कोए होता है तो इसके ऊपर हाइड्रेटेज एंजाइम नहीं काम कर सकता, इसलिए एक अलग से एंजाइम का ज़रूरत पड़ता है। ये अलग से एंजाइम क्या करेगा, ये अलग से एंजाइम ये जो 2 डबल बॉन्ड है इसको एक एक करके डबल बॉन्ड को आप बोल सकते हैं कि हाफ रिड्यूस करके ये एक सिंगल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, एक सिंगल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए हम एक रिडक्टेज एंजाइम यहाँ यूज़ करेंगे कि 2,4 डाइनोइल कोए, ये 2,4 डाइनोइल कोए है, इसके ऊपर एक रिडक्टेज एंजाइम यूज़ होगा। ये रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है कि ये NADPH के, आप ध्यान से देखिए, यह NADH नहीं NADPH यूज़ होता है। NADPH एज ए रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को यहाँ इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्ट करके ये जो 2 डबल बॉन्ड है इसको हाफ रिड्यूस करके एक सिंगल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। देखिए ये यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, ये से एक डबल बॉन्ड है, और ये भी देखिए कि ये डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होके 2 में भी नहीं 4 में भी नहीं, ये 3 में आ गया। ठीक है, और एक काम भी किया, ये ट्रांसफॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से 2,4 डाई एनोइल कोई रिडक्टेज ये एंजाइम क्या किया, ये जो कॉन्जिक्यूटिव 2 डबल बॉन्ड था उसको हाफ रिड्यूस करके इसको एक सिंगल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमको क्या मिला, हमको 3 एनोइल कोए मिल गया, 3 एनोइल कोए। अब देखिए ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ये एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन गया और ट्रांसफॉर्म में। लेकिन यहाँ पे भी रेगुलर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ का 3 नंबर का जो डबल बॉन्ड, 3 नंबर का जो कार्बन है यानी कि बीटा कार्बन में ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे
यहाँ पे हाइड्रेटेज एंजाइम नहीं काम कर सकेंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो रिलेटिव पोजीशन है, ये इसका डबल बॉन्ड का जो रिलेटिव पोजीशन है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास एक एंजाइम है एनोइल कोई आइसोमरेज। ये आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, इसका जो 3 नंबर में जो डबल बॉन्ड है उसको शिफ्ट करके 2 नंबर में ले आएगा। तो अब हमको जो एनोइल कोई मिला है, इस एनोइल कोई के ऊपर बीटा ऑक्सीडेशन का जो एंजाइम है वो काम कर सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको इनोइल कोई मिल गया। इनोइल कोई के ऊपर एक हॉट सिस्टम काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनोइल कोई है। तो इसके ऊपर हाइड्रेटेज एंजाइम काम करके पहले बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोई मिलेगा। तो उसके बाद और फिर एक बार ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद और एक थायोलाइसिस होने पर हमें 2 कार्बन शॉर्टर एक चेन मिल जाएगा। तो ये जो जब मिलेगा आपको, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा 8 कार्बन का। तो इसके ऊपर रेगुलर बीटा ऑक्सीडेशन ही होगा। रेगुलर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वही इसके ऊपर भी लागू होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 8 कार्बन का एक चेन है, फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड कोई का एक चेन है। उसके ऊपर रेगुलर बीटा ऑक्सीडेशन का अगर सिस्टम काम करेगा तो 3 बार ये ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन सिस्टम राउंड घूमेगा। तो उससे आपको 4 एसिटाइल कोई मिलेगा 8 कार्बन से, और 3 बार सिस्टम राउंड करेगा तो 3 NADH और 3 FADH2 एज ए रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल आपको कितना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स मिला, कितना एसिटाइल कोई मिला, ये आपको टैली करके देखना पड़ेगा। तो टैली में आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो आप देखिए, पहले आप रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस को काउंट कीजिए। अब देखिए ये NADH कितना मिला आपको, एक NADH यहाँ मिला, एक NADH भी यहाँ मिला, 3 NADH आपको मिल गया, यहाँ भी एक NADH मिला, 4 NADH मिल गया। और उसके बाद आपको यहाँ यहाँ 5 NADH ये देख सकते हैं आप, यहाँ 5 NADH और 5 के बाद ये 3 NADH, 5 यानी कि 8 NADH आपको मिला है। ठीक है, तो 8 NADH आपको मिला है। अब देखिए कि FADH2 कितना मिला है। FADH2 आप देखिए, FADH2 भी यहाँ से आप काउंट करिए कि 1 2 3, यहाँ से 3 हो गया। यहाँ से कोई आपको FADH2 नहीं मिला, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड था। तो पहले वाला जो डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ा, तो यहाँ आपको FADH2 नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 FADH2 मिला। उसके बाद आपको यहाँ एक FADH2 मिला, एक FADH2 आप देख सकते हैं। और उसके बाद 3 और 4 के बाद यहाँ 3 FADH2 मिला, 4 और 3 मिल के 7 हो गया। तो 7 FADH2 हो गया। और 18 कार्बन का चेन है, तो उससे आपको 9 एसिटाइल कोई मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि आप एक NADPH को आप यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं। हाँ, तो NADPH आपको बहुत प्रेशियस होता है। तो NADH आपका बहुत सारे बायोसिंथेटिक पाथवे में ये काम करता है। तो अगर आप NADPH यूज़ करेंगे तो यहाँ से भी आपका कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो बहुत सारे लिटरेचर में ये जो NADPH को NADH के इक्विवेलेंट करके यहाँ से NADH से 8 से 1 माइनस कर दिया जाता है। ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम NADPH का -1 हम यहाँ लिख चुके हैं। तो यही हमारा यील्ड होगा। और आप लोग जानते हैं कि एक NADH से आपको 2.5 मॉलिक्यूल का ATP मिलता है नेट, और एक FADH से आपको 1.5 यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल एनर्जी यील्ड हो गया। और एक एसिटाइल कोई से आपको अगर TCA साइकिल में आप रन करेंगे तो वहाँ से आपको नेट 10 मॉलिक्यूल का
ATP भी मिल जाएगा। एक बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और क्या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसको हम जनरली यानी कि बॉडी यानी कि सेल यूज़ नहीं करेगा। क्योंकि जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस होता है वो ज़्यादा मिलेगा आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करने पर। तो बॉडी ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड को एज ए एनर्जी सोर्स जनरली यूज़ नहीं करता। हाँ, कब कब यूज़ करेगा, जब बॉडी में एनर्जी के बहुत सारे घटते हो, यानी कि आप बहुत सारे दिन अगर आप फास्टिंग स्टेट में हो, आपका एनर्जी लेवल बहुत लो होगा, अगर आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड ख़त्म हो जाएगा तब भी ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड यूज्ड होगा। नहीं तो ये सेल इस फॉर्म ऑफ फैटी एसिड को एज एनर्जी सोर्स नहीं यूज़ करता है। इसको आप कैसे इसको करता है बॉडी, इसको आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को एज ए पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड और मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट हिसाब से ये यूज़ करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। और एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी वीडियो इतना ही आज। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कीजिए, और इसी तरह और भी वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।